let us understand what an offer is. So the offer is defined in Section 2, Clause A of the Indian Contract Act 1872. It states that when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing, with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. In the introductory video, we came to understand that the proposal and the offer are only one thing. This definition states that when one person signifies to another his willingness, जब एक इंसान दूसरे को अपनी विलिंगनेस अपनी चाहत दिखा रहा है वो सामान बेचने की या एक ऑफर करने की कि वो उस ऑफर से वो काम करे ताकि इस व्यू से कि वो इंसान वो वाला ऑफर एक्सेप्ट कर ले he is said to make a proposal. For example, I offer you to buy this phone for 50,000. Here what I am showing, I am showing my willingness. I want you to buy this phone. Therefore, I am making you an offer to buy this phone for 50,000. For an offer, what is very important is that one should show to another his willingness. अगर चाहत होगी तभी एक ऑफर हो सकता है. मैं अगर चाहूंगा कि आप मेरा फोन 50,000 के लिए खरीदे तो मैं आपसे एक ऑफर आपको एक ऑफर दूंगा. यहाँ मैं आपको अपनी विलिंगनेस कम्युनिकेट कर रहा हूँ इस एग्जांपल में किस चीज की अपने फोन को बेचने की. So where one person is signifying to another his willingness to do or to abstain from doing with a view to obtaining the assent. अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे मेरा ऑफर तो प्रॉमिस हो जाएगा तो उस व्यू से कि आप इसको एक्सेप्ट करें आई एम मेकिंग यू द विलिंगनेस टू बाय दिस फोन. In this case I am making a proposal. Now there are various types of offer. General offer, an offer to the whole. General offer is an offer which is made to the whole world. जैसे मैं आप ये पूरी दुनिया में बोलूँ कि जिसको भी ये फोन खरीदना है 50,000 को खरीद सकते हो एक जनरल ऑफर हो गया. चाहे एन ऑफर मेड टू द वर्ल्ड एक जो ऑफर जो आप पूरी दुनिया को कर रहे हैं वो एक जनरल ऑफर हो गया. बेसिकली जनरल ऑफर की वो ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ टारगेटेड नहीं है उसका ही उल्टा क्या हुआ स्पेसिफिक ऑफर. एन ऑफर मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन एक स्पेसिफिक पर्सन जैसे राम श्याम को ऑफर दे रहा है उसको अपना फोन 50,000 का बेचने को वो अपने एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर कर रहा है वो स्पेसिफिक ऑफर हो गया. एक्सप्रेस ऑफर जो कि विच इज मेड बाय वर्ड्स इधर ओरल राइटिंग जो कि हमने इंसान ने शब्दों में एक ऑफर कर लिया या तो एक वो ओरल हो सकता है ओरल मतलब वर्बल या रिटन रिटन वो एक्सप्रेस ऑफर हो गया. इम्प्लाइड ऑफर वो हो गया जो कि आपने एक्सप्रेसली नहीं किया बट इम्प्लाइडली कर लिया बेसिकली कि हमारे जो ऑफर था मैंने इससे कहा था कि कंडक्ट से बेसिकली फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द गेस्चर ऑफ द पार्टीज जो कि एक दूसरे के कंडक्ट से हमने एक दूसरे का ऑफर हो गया उसे हम इम्प्लाइड ऑफर बोलेंगे. इट इज एन ऑफर विच इज वेड बाय द कंडक्ट और द गेस्चर ऑफ द पार्टीज. जैसे कोई भी ऑफर हुआ वो मैंने आपके अपने कंडक्ट से आपको ये ऑफर अपनी विलिंगनेस इस मैंने एक ऐसा काम किया जिससे आपको ये फोन बेचने की विलिंगनेस कम्युनिकेट हुई वो इम्प्लाइड ऑफर हो गया. When counter offer क्या हुआ when a person to whom the offer is made does not accept the offer and he counters the condition this is called counter offer. काउंटर ऑफर की मैंने आपको कहा कि आप मेरा फोन क्या 50,000 का खरीदेंगे तो आपने ये ऑफर एक्सेप्ट ना करके आपने बोला नहीं कि आप मुझे 40,000 का बेचेंगे तो ये हो गया काउंटर ऑफर. आपने मेरा ना ऑफर एक्सेप्ट करके अपना दूसरा एक नया ऑफर मार दिया. मैंने तो आपको 50,000 का और आप मुझे 40,000 में कहने का कह रहे हैं तो ये काउंटर ऑफर हो गया. जैसे ही आपने 40,000 का ऑफर बोला वैसे ही मेरा जो ओरिजिनल ऑफर था 50,000 का वो लैप्स हो गया काउंटर ऑफर में. क्रॉस ऑफर when two offers of the same terms and conditions cross each other at the same time it is called cross offer. मैंने आपको बोला कि क्या आप ये मेरा फोन 50,000 में खरीदेंगे और आपने उसी सेम टाइम पे मुझे सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे ऑफर बोला कि क्या आप मुझे ये फोन 50,000 में बेचेंगे. तो जब दो ऑफर साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे हमारे दोनों ने कम्युनिकेट किया है वो हो गया क्रॉस ऑफर. स्टैंडिंग ऑफर एन ऑफर इज अ स्टैंडिंग ऑफर if it is intended to remain open for a specified period. यहाँ पे टाइम एक एसेंस हो जाता है. अगर एक ऑफर कुछ टाइम तक के लिए है कुछ स्पेसिफाइड टाइम कुछ स्पेसिफाइड पीरियड तक के लिए है तो स्टैंडिंग ऑफर. अब हर चीज की तरह वैलिड और हर चीज की तरह ऑफर का भी कुछ कुछ एसेंशियल्स होते हैं. पहला एसेंशियल क्या है ऑफर का कि ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. इम्प्लाइड क्या होता है जो कि हमने सीखा कंडक्ट से होता है. एक्सप्रेस जो कि बाय वर्ड्स या स्पोकन या रिटन से. उसके बाद ऑफर में भी
स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक क्या हमने बताया कि जो एक टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन और मेड टू द होल वर्ल्ड इज जनरल। उसका ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन, ऑफर टू बी वैलिड मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। से फॉर एग्जांपल अ डिनर इनविटेशन एक्सटेंडेड बाय ए टू बी इज नॉट अ वैलिड ऑफर। हमारे बीच में ऐसी ऑफर होनी चाहिए जिसमें कि मेरा इंटेंशन है आपके साथ लीगल रिलेशन, लीगल ऑब्लिगेशंस बनाने का। अब मैं आपसे कल बोलूं कि हम लोग कल मूवी देखने चलें, मैं आपको ये ऑफर करूं, तो ये वैलिड ऑफर नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारा इंटेंट कुछ नहीं। अगर मैं ये ब्रेक भी कर दूं, इसमें हमारा कुछ लीगल रिलेशन, लीगल ड्यूटी बनाया हुआ इंटेंट नहीं, सो दैट विल नॉट बी अ वैलिड ऑफर। Offer must be clear, not vague. The terms of the offer should not be vague, basically not unambiguous कि एक ऐसा ऑफर मार दो दैट इज नॉट सर्टेन, जिसमें क्वालिटी ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन हो सके। सो वो ऑफर वैलिड ऑफर नहीं होगा। इट मस्ट बी क्लियर, इट मस्ट बी प्रिसाइज। So, for example, A offers to sell B fruits for 5,000. This is not a valid offer. What kind of fruits or their specific quantities are not mentioned. Basically, इसमें आप कौन से fruits, क्या बनाना, एप्पल को क्या बेचना है, इसमें वो precisely mention नहीं है। तो इसमें क्या, आप मुझे एप्पल भी बेच सकते हैं, मुझे बनाना भी बेच सकते हैं, इसमें क्वालिटी ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन लग सकती है। तो ये क्लियर ऑफर होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जो ऑफर है, ऑफर जो है वो प्रिसाइजली, जैसे मुझे आपको एक फोन बेचना है 5,000 का, तो ये आप ही को कम्युनिकेट होना चाहिए। जैसे ये नहीं कि मैं किसी और को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं जिसे ऑफर करना चाहता हूँ उसी को। ऑफरर कौन होता है? द पर्सन मेकिंग द ऑफर। एंड हु इज एन ऑफरी? ऑफरी इज द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। तो ऑफर जिस पर्सन को आप ऑफर करना चाहते हो, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। इस पे एक फेमस केस लॉ भी है, लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरीधर। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट अ ऑफर। ऑफर कैन नॉट कंटेन अ नेगेटिव कंडीशन। द नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी टर्म्स ऑफ द ऑफर कैन नॉट लीड टू ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। ये एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। A offer to sell his cow for 5,000. If the offer is not rejected by Monday, it will be considered as accepted. This is not a valid offer. Basically, कोई आप पे कुछ वो रिस्ट्रेन इम्पोज नहीं होनी चाहिए उस ऑफर से। अगर आपने ऐसा नहीं किया, इस टाइम तक एक्सेप्ट नहीं किया, नो, देयर शुड बी नो रिस्ट्रेंट्स। तो इट शुड बेसिकली, रिस्ट्रेन का मतलब हमें ये है, वी इस यहाँ पे हम डेराइव ये कर सकते हैं रिस्ट्रेन से कि जो ऑफर हम मेड कर रहे हैं उसमें कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जो कि हमने स्टेटमेंट से पढ़ा कि अगर आप मंडे तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो रिजेक्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। बेसिकली खाली एक आप इंटेंशन ही अपना कम्युनिकेट कर रहे हो सकता है आपका ऑफर का इंटेंशन ना हो, तो वो उसे हम ऑफर ही नहीं बोलेंगे। बेसिकली दैट्स अ पर्सन हु अटेंडेड द एडवर्टाइज्ड प्लेस ऑफ ऑक्शन could not sue for breach of contract if the auction was cancelled. बेसिकली एक प्रॉपर आपका इंटेंशन कम्युनिकेट होना चाहिए कि हाँ, यू वांट, बेसिकली व्हाट वी, हमने अपनी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब चाहत कि मेरा मन है आपको ये फोन बेचने का। इसमें मैं आपको ऐसा ऑफर करूं जिसमें मेरी विलिंगनेस कम्युनिकेट हो रही हो आपको कि मैं आपको ये फोन बेचना चाहता हूँ। बस मैं सोचूं कि अगर मैं आपको बस ये बोलूं कि मैं ये फोन बेचने का सोच रहा हूँ, इसलिए एक ऑफर नहीं हो, ये मेरी बस इंटेंशन हो कि मैं सोच रहा हूँ, मैंने अभी प्रॉपर मैं बेच नहीं रहा हूँ। तो mere statement of intention is not an offer. Now let us understand the difference between offer and invitation to an offer. Offer क्या हुआ? When one person expresses his will to another person to do or not to do something, to take his approval, it is known an offer. Basically जिसमें बेचने की विलिंगनेस कम्युनिकेट हो रही हो, मैं आपको ये फोन बेचना चाहता था तो उसमें मेरी जिसमें एक पर्सन को दूसरे पर्सन की विलिंगनेस कम्युनिकेट हो, दैट इज एन ऑफर। ये किसमें डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता चाहिए मेरा? जब मैं आपको एक फोन ऑफर कर रहा हूँ तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप एक्सेप्ट करके फोन खरीद लें। तो आप एक्सेप्ट करेंगे तो उससे हमारे लीगल रिलेशन बन जाएंगे, हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इट इज एन एसेंशियल ऑफर। वी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब एक ऑफर एक्सेप्ट होता है वो प्रॉमिस बनता है, और प्रॉमिस एग्रीमेंट बन जाता है, और जब एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो हमारा ऑफर का, मेरा जब मैं आपको विलिंगनेस कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप मेरे को आप भी फोन खरीदे और उससे हमारा क्या बन जाए? कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। उसके बाद जब ऑफर जो होता है वो जब एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस एक एग्रीमेंट बन जाता है। अब इनविटेशन टू ऑफर क्या है? When a person expresses something to another person to invite him to make an offer, it is known as invitation to offer. जहाँ इनविटेशन टू ऑफर एक ऐसी चीज है जिसमें जो ऑफरर होता है वो ऑफरी बन जाता है, जो ऑफरी होता है जो ऑफर बन जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल,
मैं कोई बुक शॉप पे हूँ और वहां मेरी बुक्स रखी हुई हैं। अब वहां आप आके खुद बुक्स लेके मुझसे बोलते हैं कि आप मुझे बुक 500 में बेचेंगे, अब मुझसे रेट बार्गेन करते हैं। हियर आई एम वेटिंग फॉर यू टू मेक एन ऑफर। कीपिंग बुक्स, अगर मैं बुक शॉप पे अपनी बुक्स रख रहा हूँ तो ये तो नहीं है कि मैं आपसे एक ऑफर बोल रहा हूँ कि क्या आप मेरी ये बुक्स खरीदेंगे। मैं आई एम माई सेल्फ वेटिंग फॉर यू टू कम्युनिकेट टू मी टू मेक एन ऑफर। आई एम वेटिंग फॉर यू सो दैट यू मेक मी एन ऑफर। मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप मुझसे आके मेरी कोई बुक्स का प्राइस बोले, जैसे मैंने लाइब्रेरी में कोई बुक्स रखी है, मैंने बुक शॉप पे कोई बुक्स रखी है। हियर यू आर कमिंग टू मी एंड आस्किंग मी विल यू सेल मी दिस बुक फॉर 500। हियर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग मी एन ऑफर। तो ये एक ऑफर नहीं भैया है, आई एम नॉट मेकिंग एन ऑफर, आई एम वेटिंग फॉर यू टू मेक मी एन ऑफर। तो ये आपको व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट इट इज ऑब्जेक्ट व्हिच इज अट्रैक्टिंग यू, दे आर बुक्स। सो इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। So when a person expresses something to another person to invite him to make an offer, expresses something, here expressing क्या हुआ, मैंने बुक्स रखी है वो मेरा एक्सप्रेस करना हुआ। जी आप खुद बुक्स से आ रहे हैं, इनवाइट हो रहे हैं और आप मुझे खुद एक ऑफर कर रहे हैं। इनविटेशन टू ऑफर का कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और इसका ऑब्जेक्टिव भी है टू रिसीव ऑफर्स फ्रॉम पीपल। मैं बुक्स रख रहा हूँ लाइब्रेरी में क्यों, ताकि आपसे मैं ऑफर्स रिसीव कर पाऊँ, और फिर हम लोग उसके रेट पे, आपने 500 बोला तो मैं 300 बोलूँ, हम बेसिकली बार्गेन कर पाए। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस क्या है, एन इनविटेशन टू ऑफर बिकम्स एन ऑफर व्हेन रिस्पोंडेड बाय द पार्टी टू whom it is made। वही हमने बताया कि इसमें ऑफर जो ऑफरी बन जाता है और ऑफरी ऑफर बन जाता है, कि ये एक ऑफर तब बन जाता है जब एक पार्टी सामने वाली रिस्पॉन्ड करे जिसे ये दिया गया है, टू whom it is, जिसको ये किया गया। For making it more easier for you to understand, we have a famous case law on invitation to offer, which is Carlyle versus Carbolic Smokeball Company। इस केस के फैक्ट्स में क्या हुआ था कि जो कार्बोलिक से एक स्मोकबॉल कंपनी थी, उन्होंने बोला था कि जब उनका जो उन्होंने ऐसा एडवर्टाइज किया था न्यूज़पेपर में, कि उनका जो प्रोडक्ट है, use that using their product as directed would prevent influenza and offered £100 to anyone who still contracted the disease। उन्होंने कहा था कि उनके जो प्रोडक्ट को यूज करने से इन्फ्लुएंजा एक बीमारी होती है वो हट जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। और उन्होंने अपनी डिजायरनेस भी दिखाई ये बोल के कि वो £100 उसको देंगे जिनको उस प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। हियर दे आर नॉट मेकिंग एन ऑफर, वहां उन्होंने अपनी प्रोडक्ट रखा हुआ है और बोला है कोई भी जो भी इन्हें यूज करेगा और उसके बाद उसको डिजीज होगी तो उसे इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। ये क्या है, ये एक इन्विटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर नहीं है। फिर इसमें क्या हुआ, मिस स्कारलेट जो है उन्होंने स्मोक बॉल यूज की, उसके बाद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। उन्होंने 100 तो, इसमें इन्होंने क्या बोला था कि जिसको भी यूज करने के बाद भी हो जाएगा उसे £100 मिलेंगे। उन्होंने £100 क्लेम किया पर कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया देने से। यहाँ इशू ये बना था कि जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किया है वो एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। और क्या मिस कार्लिल ने इस केस में ऑफर एक्सेप्ट किया बाय यूजिंग द प्रोडक्ट एज डायरेक्टेड? क्या तो इस मिस कार्लिल ने जो प्रोडक्ट यूज किया है, क्या उस प्रोडक्ट से कन्वे हो सकता है कि उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है? तो इस कोर्ट में इस केस में जजमेंट ये आया था, पहले जजमेंट गया था किसके फेवर में, मिस कार्लिल के फेवर में। उन्होंने ये बोला था कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो यूनिलेटरल ऑफर है पब्लिक के लिए, मतलब ये किसी को भी, यूनिलेटरल मतलब सिंगल, बायलेटरल क्या होता है जिसमें दो लोग होते हैं, यूनिलेटरल मतलब सिंगल पर्सन ने ऑफर दिया है। तो द कोर्ट ऑफ अपील रूल्ड इन फेवर ऑफ मिस कार्लिल होल्डिंग दैट द एडवर्टाइजमेंट was a unilateral offer to the public। यूनिलेटरल मतलब एक सिंगल ऑफर किया है पूरी पब्लिक के लिए, and the deposit of £1000 showed the company's intention टू बी लीगली बाउंड। इन्होंने फर्दर अपने दिखाने के लिए कि ये लोग कितने कमिटेड हैं इस प्रॉमिस पे, इन्होंने अलायंस बैंक के अंदर £1000 भी डाले थे, ये दिखाने के लिए, अपनी सिंसियरनेस शो करने के लिए कि जिसको भी इन्फ्लुएंजा कंट्रैक्ट होगा, मेडिसिन यूज करेगा तो वो पक्का उसे देंगे ही। तो द deposit of £1000 showed the company's intention to be legally bound, कि they were ready to be legally bound, and Miss Carlil use of smuggle according to the instructions was a sufficient acceptance। उन्होंने क्या बोला था कि जिनको भी दवाई यूज करके ये डिजीज कॉन्ट्रैक्ट होगी वो उन्हें पैसे देंगे। मिस कार्लियल ने दवाई यूज करने आती वो डिजीज हो गई तो उनका वो कंडक्ट क्या दिखा रहा है, implied sufficient acceptance। her actions provided valid consideration for the company's forms। उन्होंने अपनी तरफ से कंसिडरेशन दे दी, कंसिडरेशन विद क्विड प्रो क्यो, एक्सचेंज फॉर एक्सचेंज। तो इन्होंने अपनी तरफ से काम किया जो कि उनकी तरफ से दवाई लेकर उन्हें इन्फ्लुएंजा कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो की,
उनकी तरफ से वो कंसिडरेशन हो गई, कंपनी का जो प्रॉमिस था कि जिससे भी होगा वो उसे $100 देगी, वो उसके रिटर्न में उनकी तरफ से वो कंसिडरेशन। अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या, मतलब ऑफर को कम्युनिकेट करना, ऑफर को बताना। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तब कंप्लीट होता है जब जिसको एक कम्युनिकेट करना है वो उसकी नॉलेज में आ जाता है। मैं आपको एक फोन बेचना चाहता हूँ, जब भी आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको एक फोन बेचना चाह रहा हूँ, आपकी नॉलेज में ही आ जाएगा, तब ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शन 4 है वो बताता है कि कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफरर इज कंप्लीट व्हेन द ऑफरी बिकम्स अवेयर ऑफ इट। जैसे मुझे आपको एक फोन बेचना है तो ये कम्युनिकेट तब होगा जब आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको एक फोन बेचना चाहता हूँ। एंड द व्हेन द लेटर कंटेनिंग द ऑफर इज रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज बाय द ऑफरी। मैंने आपको लेटर भेजा फोन का करने का, तो ये कंप्लीट तब होगा जब आपको ये रिसीव, लेटर मेरा रिसीव हो जाएगा कि मैं कोई फोन बेचना चाहता हूँ। एक एग्जांपल से इसको थोड़ा इजी करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स इन आगरा सेंड्स एन ऑफर बाय पोस्ट टू वाई इन लखनऊ ऑफरिंग टू सेल हिज प्रॉपर्टी फॉर 10 lakhs. The letter is posted on 5 March and reaches Y on 7th March. Thus, the communication of X offer is complete on 7th March. 7 मार्च कब हुआ, जब उसके वो नॉलेज में आ गया, वो लेटर उसको मिल गया। इसमें क्या लिखा है, रीचेज वाई ऑन 7 मार्च। तो जब उसके पास लेटर रीच हुआ तो उसके नॉलेज उसको ये मन में आ गया कि आप मुझे प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तब वो कम्युनिकेशन उसकी कंप्लीट हो गई। However, if the letter containing the offer never reaches Y, but Y learns about the proposal from other sources and then send his acceptance to X, this does not constitute proper communication of the offerer. Therefore, no valid contract would be formed. इसका मतलब क्या हुआ, भले ही X को पता चल, Y को पता चल गया है कि X ने लेटर भेज दिया है, अदर सोर्सेस से उसे पता चला, उसको डायरेक्ट लेटर रिसीव नहीं हुआ है, उसे अगर कहीं कहीं से पता चल गया और इसी फेथ के बेसिस पे उसने एक्सेप्टेंस भेज दिया है, तो इसे हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। इस पे एक फेमस केस लॉ भी है, फिच वर्सेस स्नेदाकर, जिसके फैक्ट्स इसमें ये है कि इसमें एक रिवॉर्ड था जो कि स्नेदाकर ने ऑफर एक दिया था कि जिसको भी मर्डर के अरेस्ट के बारे में पता चलेगा, वो जो न्यूज़ देगा उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो स्नेदाकर ने ये पब्लिश कर दिया था ऑफर वाइडली, बोला कि जिसको भी उनके बारे में पता चलेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तो फिच ने जो इन्फॉर्मेशन थी वो उन्हें दे दी थी उसके मर्डर के रिलेटेड में, जिसकी वजह से मर्डर का अरेस्ट हो गया। उसके बाद फिच को लेटर लर्न अबाउट द रिवॉर्ड, जो ऑफर था ना उसके बारे में फिच को काम करने के बाद पता चला, उसके पहले नहीं पता था, बट उसको काम करने के बाद पता चला कि इस काम पे एक रिवॉर्ड था। तो उसने उसे स्नेहाकर ने क्लेम किया, तो उसने इशू किया था, इशू ये था कि वेदर फ्लिच वाज एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड डिस्पाइट नॉट बीइंग अवेयर ऑफ द टाइम व्हेन ही प्रोवाइडेड। जब फ्लिच ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की तो उसको इस रिवॉर्ड के बारे में नहीं अवेयर था, वो उसको इस रिवॉर्ड के बारे में नहीं पता था। तो इसमें था कि वेदर क्या वो अभी एंटाइटल्ड है, जब उसको एक काम करते हो इसके बारे में पता ही नहीं। तो जजमेंट ये आया, उसके फ्लिच के फेवर में नहीं आया। उसने बोला कि कोर्ट ने बोला कि वो एंटाइटल्ड नहीं है रिवॉर्ड के लिए। उन्होंने कोर्ट ने बोला कि एक पर्सन जब वो एंटाइटल था कि हो पाए रिवॉर्ड के लिए, दे मस्ट हैव एक्टेड विद द नॉलेज ऑफ द ऑफर। बेसिकली कि वो जब एक्ट कर रहे हैं तो उन्हें नॉलेज है, फ्लिच को अगर पता होता पहले से कि उस काम पे रिवॉर्ड है और फिर उस बेसिस पे वो एक्ट कर रहा है, तब वो एंटाइटल होता। बिना उसको पता किए अगर वो एक्ट कर रहा है तो एंटाइटल नहीं है। अब रिवोकेशन क्या होता है ऑफर का, रिवोकेशन मींस कैंसिलेशन, विथड्रॉल ऑफ ऑफर। Revocation of an offer is valid before offeree puts up the acceptance in the course of translation and it is out of reach to stop it. जो ऑफर है उसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो उसको उसकी एक्सेप्टेंस हाँ बोलने से पहले उसे मना कर दो। अगर आप हाँ बोलने के बाद अपनी एक्सेप्टेंस दे दोगे कि हाँ मैं खरीदूंगा, उसके बाद आप मना करोगे, देन इट इज नॉट पॉसिबल। इफ यू वांट द ऑफर टू बी रिवोक्ड यू हैव टू कम्युनिकेट इट्स रिवोकेशन प्रायर टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस, देन ओनली इट विल बी रिवोक्ड। एग्जांपल से समझते हैं। Say A he would sell his car to B. B wanted more information on the car before accepting, and instead of providing that, A sold his car to C. ए को अपनी कार बेचनी थी बी को, बी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहता था कार से रिलेटेड, पर उसके बिना बताए ए ने अपनी कार बेच दी सी को। बी ने जब ऑफर एक्सेप्ट किया बिफोर द डेडलाइन, बट फाइंड्स दैट ए हैज ऑलरेडी सोल्ड द कार, बी हैज द राइट टू सू ए बिकॉज शी नेवर रिजेक्टेड द ऑफर। इस केस में ए ने अपनी कार बी को बेचनी थी, जिसके बी के ए ने कहा था कि इस टाइम तक एक्सेप्टेंस दे सकते हो तुम। तो बी ने, पर उससे पहले ही ए ने कार किसको बेच दी, सी को। तो बी ने क्योंकि टाइमली अपनी एक्सेप्टेंस दे दी थी,
बी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट, वो भी जो टाइमली एक्सेप्टेंस बेसिकली उसने एक्सेप्ट कब कर दिया था, बिफोर द डेडलाइन। पर जब उसे पता चला कि ए ने अपनी ऑलरेडी कार बेच दी है, तो क्योंकि ये उसने टाइमली एक्सेप्टेंस दी थी, तो ही हैज अ राइट टू सू ए बिकॉज उसने ऑफर रिजेक्ट नहीं किया। इस पे एक फेमस केस लॉ भी है, हाइट वर्सेस रेंच। इसका फैक्ट है कि रेंच ने ऑफर किया था अपना फार्म हाइट को बेचने के लिए 1200 पाउंड का, जो कि हाइट ने डिक्लाइन कर दिया। फिर रेंच ने फिर से ऑफर किया कि अच्छा 1200 में नहीं खरीदोगे तो क्या 1000 पाउंड में खरीदोगे। उसके बाद हाइड ने काउंटर ऑफर हमने पढ़ा कि उसके बाद अगला ऑफर कर दिया, 1200 1000 में ना मान के काउंटर ऑफर क्या किया कि मैं 950 में बेचोगे तो बताओ। जो रेंच ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मैं 1000 में ही बेचूंगा, 950 में नहीं बेचूंगा। फिर हाइड ने एक्सेप्ट किया, अच्छा ठीक है फिर 1000 में ही बेच दो, पर ट्रेंच ने मना कर दिया बेचने के लिए। इशू था कि क्या एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट हुआ हाइड के बीच में, जब उसने ओरिजिनल ऑफर एक्सेप्ट, जो पहले वाला ऑफर था वो एक्सेप्ट करना चाहा, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बना। कोर्ट ने हाइड के फेवर में रूल किया कि हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियस जब हम काउंटर ऑफर पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही आप काउंटर ऑफर करते हो, जैसे मैंने आपको ये फोन 50,000 का बेचा, आपने कहा नहीं मैं 40 में क्या आप 40 में बेचोगे। जैसे ही आपने मुझे काउंटर ऑफर कर दिया, वैसे ही 50,000 वाला ऑफर रिजेक्ट हो गया, लैप्स हो गया। तो इसने कोर्ट में भी यही बोला कि द कोर्ट रूल दैट राइट काउंटर ऑफर कंसिडर रिजेक्शन ऑफ बेंच ओरिजिनल ऑफर, thus there was a no valid contract। अब प्रपोजल कैसे, क्या क्या वेज हैं जिससे कि एक प्रपोजल रिवोक हो सकता है, पढ़ते हैं। बाय कम्युनिकेशन ऑफ अ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी, एक नोटिस से आप बाय रिवोकेशन का नोटिस देके आप रिवोक कर सकते हैं। by lapse of time prescribed in such proposal for its acceptance, or if no time is prescribed by lapse of reasonable time। मैंने आपको कहा था 5 महीने में, पर आपने 5 महीने में नहीं किया तो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद एक रीजनेबल टाइम, मतलब एक रीजनेबल, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन के हिसाब से रीजनेबल टाइम तक आपको करना था, पर आपने नहीं किया तो रिजेक्ट हो गया। भाई मैंने आपको कहा था कि अगर आप ऐसा एक कंडीशन प्रेसिडेंट रख दी मैंने ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए, तो आप वो कंडीशन एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए, तो बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, कि अब मैंने कंडीशन रखी थी पहले कि अगर आप ऐसा करोगे तो एक्सेप्ट होगा ऑफर एक कंडक्ट या किसी भी चीज़ से, पर आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गया। बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, उसके मर जाने से, ऑफर के मर जाने से रिवोक हो गया ऑफर। ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड एंड इफ नो मोड इज प्रिस्क्राइब्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। मैंने आपको कहा था कि आप जो ऑफर है उसको आप मतलब मैंने कहा था कि जैसे जो आप ऑफर की एक्सेप्टेंस है वो आप लेटर से ही देना, या ऑफर आप मुझे लेटर से ही करना, आपने लेटर से नहीं किया, तो आपने भी प्रिस्क्राइब्ड मोड से नहीं किया है, ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। और अगर मोड मैंने प्रिस्क्राइब नहीं किया तो जो रीजनेबल मैनर है उसमें आप कर सकते हैं। और या तो ऑफरी ने काउंटर ऑफर कर दिया, मैंने 50,000 का बेचा था तो अपने 40,000 का कर दिया, तो उससे ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफर, होप इट हेल्प्स।